प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। अध्याय का नाम है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो कक्षा 9वीं में आप अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ चुके हैं। अब वाक्य का विभाजन दो ही प्रकार से किया जाता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर आप पहले पढ़ चुके हैं, रचना के आधार पर इस वर्ष आपको पढ़ना है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल वाक्य वो होते हैं इनमें वाक्यों में एक क्रिया होती है, सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक कर्ता होता है, क्रिया का होना अति आवश्यक होता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन करता है, जाता है क्रिया है। एक क्रिया होने के कारण यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य में कर्ता क्रिया के अतिरिक्त कर्म भी होता है। पूरक, क्रिया विशेषण, संप्रदान, अधिकरण, करण, अपदान, घटक हो सकते हैं। जैसे मोहन हंसता है, राजेश बीमार है, पुलिस ने चोर को पीटा, माताजी ने शीला को एक साड़ी दी, शीला आपको बड़ा भाई मानती है। तो ये सभी सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य के दोनों उपवाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। इनके योजक प्रमुखतया इस प्रकार हैं: ये, और, तथा, फिर, या, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजकों से जुड़े होते हैं। हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। तो हम लोग पुणे घूमने गए, हम वहाँ 4 दिन रहे। दोनों वाक्य अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र हैं। वह आई तो थी किंतु उसने कुछ कहा नहीं था। वह आई थी, यह पूर्ण स्वतंत्र वाक्य है। उसने कुछ कहा नहीं था, यह भी पूर्णतया स्वतंत्र वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों में जो दोनों उपवाक्य होते हैं दोनों स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जिनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और बाकी उस पर आश्रित होते हैं। ये सभी उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक योजकों से जुड़े होते हैं, जैसे कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि। यदि मैं न आया होता तो काम न बनता, काम न बनता प्रधान उपवाक्य है। यदि मैं न आया होता, यदि से जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा वह आश्रित होगा और तो से जुड़ा हुआ जो होगा वो प्रधान होगा। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, तो की के बाद वाला आश्रित उपवाक्य होगा। अध्यापक ने बताया मुख्य उपवाक्य होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। इस तरह से सरल और संयुक्त मिश्र वाक्यों का परिचय आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब आइए प्रारंभ से चलते हैं इस पाठ को पढ़ने के लिए। पहले वाक्य की परिभाषा, इसे इंग्लिश में सिंटैक्स कहते हैं, वही हिंदी में वाक्य है। तो वाक्य की परिभाषा यह है कि शब्द से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्णतया अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में यह कहें कि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है और बालिका नाच रही, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में लिखा है: वाक्यम स्यात् योग्यताकांक्षा शक्ति युक्तः पदोच्चयः। वाक्यम स्यात् योग्यताकांक्षा शक्ति युक्तः पदोच्चयः, अर्थात वाक्य ऐसे पद समूह का नाम है
जिनमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति ये तीनों वर्तमान हो, उपस्थित हो, उसे वाक्य कहते हैं। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति क्या है? सब वाक्यों के अंग हैं। वाक्य के भाग, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। विधेय ध में एक ही मात्रा। उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं, विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब उद्देश्य क्या है? वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वही उद्देश्य है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में पूनम के बारे में बताया गया है। पूनम नाम की लड़की है जो किताब पढ़ती है। पूनम क्या है? उद्देश्य है। तो उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। कर्ता का विस्तार क्या है? कर्ता के विषय में जो कुछ कहते हुए कर्ता का परिचय दिया जाता है वही कर्ता विस्तार होता है। जैसे कहा जाए कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। तो व्यक्ति के पहले, व्यक्ति करता है, व्यक्ति के पहले परिश्रम करने वाला यह शब्द समूह आया, तो यह शब्द समूह भी कर्ता विस्तार के अंतर्गत आएगा। कर्ता विस्तार के अंतर्गत ही आएगा, परिश्रम करने वाला भी। ठीक है। इस तरह से उद्देश्य के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया द्योतक और वाक्यांश आदि आते हैं। जैसे संज्ञा मोहन गेंद खेलता है, सर्वनाम वह घर जाता है, विशेषण बुद्धिमान सदा सच बोलते हैं, क्रिया विशेषण से स्टार्ट हो रहा है, पीछे मत देखो, पीछे यहाँ उद्देश्य है। जो विशेषण से शुरू हो रहा है, बुद्धिमान सदा सच बोलते हैं, तो बुद्धिमान यहाँ पर उद्देश्य है। क्रियार्थक संज्ञा, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना उद्देश्य हो गया। अब भाग्य के भरोसे बैठे रहना कायरों का काम है, तो भाग्य के भरोसे बैठे रहना जो वाक्यांश है यह यहाँ उद्देश्य है। अकृदंत प्रत्यय वाला, लकड़हारा लकड़ी बेचता है, तो लकड़हारा भी यहाँ उद्देश्य है। उद्देश्य के दो भाग होते हैं, कर्ता, कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द या शब्द समूह को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। उद्देश्य के विस्तारक शब्द, विशेषण, संबंधवाचक, समानाधिकरण, क्रिया द्योतक और वाक्यांश आदि होते हैं। जैसे विशेषण, दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं। लड़के कैसे? दुष्ट। तो दुष्ट भी कर्ता विस्तार में आएगा, उद्देश्य विस्तार में आएगा। संबंध शुरू होने वाला, मोहन का घोड़ा घास खाता है, तो घोड़ा तो करता है लेकिन मोहन का क्या है? कर्ता विस्तार है, उद्देश्य है। विशेषण वाले शब्द, सोए हुए शेर को जगाना अच्छा नहीं होता, तो शेर तो उद्देश्य हो गया, लेकिन सोए हुए क्या है? सोए हुए भी कर्ता विस्तार है। क्रिया का द्योतक, खाया मुंह और नहाया बदन छिपता नहीं है, तो खाया बदन और खाया मुंह और नहाया बदन एक उद्देश्य विस्तार हो गया। वाक्यांश से शुरू हुआ कोई वाक्य, दिन भर का थका हुआ लड़का लेटते ही सो गया, तो लड़का तो उद्देश्य है, लेकिन दिन भर का थका हुआ क्या है? उद्देश्य विस्तार है। प्रश्न से शुरू होने वाले वाक्य, कैसा काम होता है, तो कैसा क्या है? ये उद्देश्य है। संबोधन से शुरू हुआ, हे राम तुम क्या कर रहे हो, हे राम उद्देश्य है। ठीक है, तो ये किसके लिए आया है? तुम के लिए, तो तुम उद्देश्य है, हे राम उद्देश्य विस्तार के अंतर्गत आ जाएगा। विशेषण संबोधन का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जहां वाक्य का कर्ता या संबोधित व्यक्ति अलग अलग होते हैं। जैसे हे गरुड़, राम की माया ही ऐसी है। इस वाक्य में गरुड़ तथा वाक्य का कर्ता माया भिन्न भिन्न है।
ऐसे वाक्यों में संबोधन के बाद तुम, सुनो आदि छिपा रहता है। ये संबोधन, तू, तुम, आप, ये सभी उद्देश्य विस्तार के अंतर्गत ही आते हैं। समझ में आया? अब है विधेय, प्रेडिकेट जिसे कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है और पूनम उद्देश्य है। तो उद्देश्य पूनम है, पूनम के बारे में क्या कहा जा रहा है? किताब पढ़ती है, तो किताब पढ़ती है विधेय हो गया और पूनम उद्देश्य हो गया। दूसरे शब्दों में यह कहें कि वाक्य के कर्ता अर्थात जिसे उद्देश्य कहते हैं को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार भी आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, तो लंबे लंबे बालों वाली लड़की उद्देश्य विस्तार हो गया। और अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ये पूरा उधर दौड़ते हुए उधर तक तो विधेय विस्तार हो गया। आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है। जैसे बैठो, चुपचाप यहाँ बैठो, विधेय तो है लेकिन उद्देश्य छिपा हुआ है। वहां जाओ, खड़े हो जाओ, इन दोनों वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य है, अर्थात वहां ना जाने वाला तुम और खड़े हो जाओ तुम या आप, तो यहाँ उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता है वरना छिपा हुआ है। अब विधेय के भाग की बात करते हैं। तो विधेय के 6 भाग होते हैं: क्रिया, क्रिया विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, पूरक या पूरक के विशेषण। ठीक है, ये विधेय के भाग है। अब विधेय के प्रकार, विधेय 2 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेय, जटिल विधेय। साधारण विधेय में केवल एक क्रिया होती है, जैसे राम पढ़ता है वह लिखती है, तो लिखती है, पढ़ता है, ये सभी विधेय हो गया दोनों। अब जटिल विधेय क्या है? जब विधेय के साथ पूरक शब्द भी प्रयुक्त होते हैं तो उसे जटिल विधेय कहते हैं। पूरक के रूप में आने वाला शब्द संज्ञा विशेषण, संबंधवाचक तथा क्रिया विशेषण होता है। संज्ञा के रूप में जैसे मेरा बड़ा भाई दुकानदार है, विशेषण के रूप में वह आदमी सुस्त है, संबंध के विषय रूप में ये 500 रुपए तुम्हारे हुए, क्रिया विशेषण के रूप में आप कहाँ थे। अब विधेय का विस्तार। तो विधेय की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द समूह को विधेय का विस्तार कहते हैं। विधेय का विस्तार निम्नलिखित प्रकार से होते हैं: कर्म द्वारा वह रामायण पढ़ता है। क्या पढ़ता है? रामायण। कर्म मालूम हो गया, रामायण कर्म है। विशेषण द्वारा वह प्रसन्न हो गया, वह की विशेषता क्या है? वह प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया, विधेय है। मोहन धीरे धीरे पढ़ता है, तो मोहन तो उद्देश्य है लेकिन धीरे धीरे पढ़ता है, विधेय हो गया है क्रिया विशेषण द्वारा। संबंध सूचक शब्द द्वारा नाव यात्रियों सहित डूब गया, तो नाव तो आपका उद्देश्य हो गया, यात्रियों सहित डूब गया, ये हो गया विधेय। क्रिया का वह हाथ में गेंद लिए जाता है, तो लेना तो क्रिया है, वह यहाँ उद्देश्य हो गया, हाथ में गेंद लिए जाता है, विधेय हो गया। अब क्रिया विशेषण द्वारा वह अच्छा गाता है, तो वह उद्देश्य हो गया, और अच्छा गाता है क्रिया विशेषण हो गया। पूर्वकालिक क्रिया द्वारा मोहन पढ़कर सो गया, तो मोहन यहाँ उद्देश्य है, पढ़कर सो गया, विधेय है। पद वाक्यांश द्वारा मोहन भोजन करने के बाद ही सो गया, तो ये मोहन भोजन करने के बाद ही सो गया में मोहन उद्देश्य हो जाएगा,
भोजन करने के बाद ही सो गया, ये विधेय हो जाएगा। अब इस आधार पर उद्देश्य विधेय को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। यहाँ पर एक मिस्टेक है, ध में आ की मात्रा लगाना चाहिए, यहाँ नहीं लगी हुई, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान देंगे। दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। ठीक, तो ये 3 वाक्य के भेद। अब बात आती है साधारण वाक्य की, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है वे साधारण वाक्य कहे जाते हैं। सरल शब्दों में यह कहें, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है और साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य है और एक एक विधेय है अर्थात क्रिया है, उद्देश्य अर्थात करता है। तो ये साधारण या सरल वाक्य हो गए। इसके पश्चात बात संयुक्त वाक्यों की आती है। तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं परंतु वे सभी उपवाक्य अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र होते, वे आपस में एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक वाक्यों द्वारा अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सुबह गया शाम को लौट आया, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, उसने बहुत परिश्रम किया कि सफलता नहीं मिली। ये सभी संयुक्त वाक्य हैं। इन सबको अलग अलग करके देखेंगे तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थ वही रहेगा। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हो। इस प्रकार के लंबे वाक्य आपस में उलझे होते हैं। जैसे कि मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस बहुत बड़े वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा 2 मिश्र वाक्यों को मिलाकर शब्द बनाया गया है। इसी प्रकार मैं आया और गया, इन वाक्यों में 2 सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। यहाँ यह याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। यह समानाधिकरण उपवाक्य भी कहे जाते हैं। इस तरह से अंतिम मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्यों में जिस वाक्यों में 1 से अधिक वाक्य मिले हों किंतु प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों मिश्रित वाक्य कहे जाते हैं। आसान शब्दों में यह कहें कि जिन वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा 1 या अधिक समापिका क्रियाएं हों। समापिका क्रियाएं होती हैं सहयोग करने वाली, वाक्य को समाप्त करने वाली। एक क्रिया समाप्त होती दिखाई देगी, दूसरी क्रिया भी समाप्त होती दिखाई देगी या शुरू होती दिखाई देगी, वही समापिका क्रिया हो जाएगी। उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जब 2 ऐसे वाक्य
मिले जिनमें एक मुख्य उपवाक्य हो तथा एक आश्रित हो। इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो मिश्र वाक्य बनता है। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि था सफल नहीं वही होता है, ये दोनों मुख्य उपवाक्य हैं। और कि भारत जीतेगा यह जो परिश्रम करता है ये दोनों गौड़ उपवाक्य हैं। इसलिए ये मिश्र वाक्य हैं। तो मिश्र वाक्यों की पहचान क्या हमने पाई? जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्यों पर निर्भर रहते हैं। सही होता है। आश्रित उपवाक्य अर्थ की दृष्टि से प्रधान उपवाक्यों पर निर्भर रहते हैं। यह सही। ध्यान से सुनेंगे। अंत में मैं इन बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो और जो आपस में की जो क्योंकि जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहां वहां जिधर उधर अगर यदि तो यद्यपि तथापि आदि से मिले जुले हो तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ऊपर जिन अव्यय शब्दों का नाम आया ये सभी शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक के अंतर्गत समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है, जबकि मिश्र वाक्यों में समुच्चय बोधक अवयव के ही अंतर्गत व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। इनका आप समझने के लिए चार्ट बना लें तो कभी भूलने की गलती नहीं करेंगे। तो इनमें एक मुख्य उद्देश्य होता है और एक मुख्य विधेय होता है। इसके अलावा समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जो लड़का मेरे कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य और दूसरे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहले को मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कहते हैं। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होते, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। इन्हीं बातों के साथ आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। शेष भागों के साथ कल उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।